रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के रायपुर आने को लेकर भी मीडिया से चर्चा की और बताया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हर प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाएगी। केंद्र की सरकार ने विकास को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में विकास की रुचि नहीं थी। पूर्व में कांग्रेस की सरकार में प्रस्ताव नहीं मिलते थे, उन्हें काम करने में रुचि नहीं थी। जब नितिन गडकरी जी रायपुर आए थे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में मौजूद थे, सार्वजनिक रूप से कहा था कि आप जितना प्रस्ताव ले आइए मैं स्वीकृति दूंगा। दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने भी कहा था जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। केंद्र की सरकार ने विकास को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस की सरकार की विकास में कोई रुचि नहीं थी, कभी योजना बनाकर भेजते नहीं थे, केवल राजनीति करने का काम करते रहे हैं। इतनी बड़ी राशि सरकार की सजगता से मिली है और काम करने की नीयत से मिली है। पर पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, वो प्रस्ताव भेजते नहीं थे, काम करने में कोई रुचि नहीं। सूरजपुर जिले में वरिष्ठ नागरिक संघ सेवा संस्था ने बापू की कुटिया भवन संचालित किया है, जहां 60 वर्ष से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी सहित व्यापारी और सामान्य व्यक्तियों के लिए एक वाद संवाद के साथ साथ मनोरंजन गतिविधियां प्रतिदिन होते रहता है। वरिष्ठ नागरिक के संघ सेवा संस्था के मुख्य संयोजक लालचंद अग्रवाल हैं। संस्था के वर्तमान अध्यक्ष अनिल गोयल हैं। वहीं संस्था के कार्यक्रम प्रभारी हरिदास अग्रवाल हैं, जो कि तत्कालीन जिला कलेक्टर गौरव सिंह के विशेष प्रेरणा से प्रेरित होकर वरिष्ठ नागरिक संघ के माध्यम से सूरजपुर जिले के जिला अस्पताल में विगत 3 सालों से 300 से अधिक लोगों के माध्यम स्वल्पाहार के माध्यम से जनसेवा करते आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ नागरिक संघ के संयोजक लालचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। लालचंद अग्रवाल मंदिरा सूरजपुर का ही निवासी हूँ। हमने सूरजपुर जिले में एक नाम सुना है, जो एक संघ है सेवा संघ, उसके बारे में आप चर्चा करके कुछ बताइए। सूरजपुर में वरिष्ठ नागरिक संघ नाम से एक संस्था है। पिछले 3 वर्षों से उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। संस्था उसके पहले से है। उसके पूर्व अध्यक्ष थे एसपी जायसवाल हुआ करते थे। उनका स्वर्गवास के बाद लोगों ने मुझको अध्यक्ष बना दिया था। विगत 3 वर्षों से मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरा कार्यकाल पूरा होने के समय मैंने स्वेच्छा से अपने को किनारे करते हुए अनुज गोयल अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनको मैंने अध्यक्ष बना दिया और वो आज अध्यक्ष के पद पे अनिल गोयल हैं। मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब तक रहूंगा तो जुड़ा रहूंगा वरिष्ठ नागरिक संघ से। और वरिष्ठ नागरिक संघ सूरजपुर में सामाजिक हित में काफी अच्छे काम कर रहा है। जैसे प्रतिदिन सुबह हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनके साथ परिजन भी आते हैं। जी। उनकी संख्या आजकल तो काफी हो गई है, लगभग 300 के लगभग संख्या उनकी हो जाती है। उनको प्रतिदिन निःशुल्क हम लोग नाश्ता वितरण करते हैं। अग्रवाल जी, हम जानना चाहेंगे ये सेवा संघ खोलने से पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन दिया? उस समय यहाँ कलेक्टर थे गौरव कुमार सिंह। गौरव कुमार सिंह के पास मैं किसी काम से अपने और साथियों के साथ गया था। हमारी इच्छा थी, यहाँ वृद्धाश्रम बन रहा था, तो वृद्धाश्रम में सेवा देने के लिए उस इच्छा से मैं गया था। तो उनने कहा कि इसमें अभी तकनीकी कारणों से विलंब है। उनने मुझको सलाह दिया कि यहाँ जो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होते हैं उनके परिजनों को बहुत समस्या है। वो खाने को कुछ मिलता नहीं है, ना कोई होटल है, और गरीब देहात से लोग आते हैं बेचारे। तो कोई या तो हॉस्पिटल कैंपस में चूल्हा जलाएगा, उसमें पकाएगा कुछ, उससे प्रदूषण फैलेगा। तो इसका अगर कुछ उपाय आप निकाल सके
तो बड़ा अच्छा होगा। मुझको उनकी सलाह बहुत सटीक लगी और मैंने उसी दिन अपने साथियों से एक मीटिंग किया। उसके सेकंड डे 19 जुलाई 1921 को हमने स्टार्ट किया था। आज 3 साल होने जा रहा है, कुछ दिन बचे हैं। हर वर्ष हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। समाज के लोगों से काफी सहयोग भी मिला है। अभी संयोगवश वरिष्ठ नागरिक संघ के हमारे जो नाश्ता प्रभारी हैं श्री हरिदास जी अग्रवाल, जो अभी जस्ट यहाँ आए हैं, ये उनके इंचार्ज हैं उस कार्यक्रम के। अभी आपके संघ में कितने सदस्य हैं? एक्टिव सदस्य तो वर्तमान में समझिए लगभग 30 से 35 है और वैसे संख्या हमारी 80-90 लोगों की है। और किसी भी संघ में एक्टिव तो लोग लिमिटेड हुआ करते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी एक्टिव नहीं होता, नेतृत्व करने कुछ लोग ही होते हैं उसमें। बाकी जितने लोग हैं वो एक्टिव लोग काफी अच्छे हैं, काफी एक्टिव है। सब समर्पित और परोपकारी भावना सबके अंदर है कि किस प्रकार लोगों का कुछ भला हो सके। मैंने बताया कि हम लोग इस बार पूरे सूरजपुर में 11 जगह हम लोगों ने ठंडे पेयजल की व्यवस्था किया। हालांकि पिछले साल भी किए थे, तो 11 जगह इस बार विधिवत बैनर लगा के हमने ठंडे पानी की व्यवस्था किया था। जाड़े में हम लोग गरीब सब लोगों को गर्म कपड़े का वितरण करते हैं, सब निःशुल्क। अग्रवाल जी, जैसे अब सेवा का दर्जा तो इतना बड़ा होता है कि जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता, तो आगे भविष्य में और क्या सेवा देने के लिए कुछ सोच के तैयारी करके कुछ रखे हैं, उसके बारे में बताइए। अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई तैयारी वाली बात सामने नहीं आई है, क्योंकि हम लोग प्राय बैठते हैं आपस में। हमारा कार्यालय है यहाँ बापू कुटिया के नाम से। बीच बीच में अगर कोई सलाह किसी प्रकार की अगर आती रहती है तो उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं और शासन को भी सहयोग करते हैं। अभी इलेक्शन लोकसभा चुनाव के पहले वर्तमान कलेक्टर ने हम लोगों से कहा कि आपके माध्यम से अगर एक रैली निकल जाए, मतदाता जागरूकता अभियान, तो बोले बहुत अच्छा होगा। तो हम लोगों ने कलेक्टर सूरजपुर के ही निर्देश में कह लीजिए, तो पूरे शहर में हम लोगों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाला था और उससे कलेक्टर भी बड़े प्रसन्न हुए, जनता में भी मैसेज बहुत अच्छा गया। इस प्रकार के भी कार्यक्रम अगर हमारे सामने आते हैं किसी के भी माध्यम से, दूसरों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से या हमारे मेंबरों के माध्यम से, तो उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं उसका भी बीड़ा उठाना। अग्रवाल जी, आप लोकसभा के बारे में तो वो सारा चीज काम कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे भारतवर्ष तक हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश दे ताकि आपके जो बात है, जो आपके कार्य है, उससे पूरे भारत देश में प्रेरणा का स्रोत बन सके। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश के रूप में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो जहां है, जिस स्तर पे है, उसको परोपकार के बारे निरंतर सोचना चाहिए। निस्वार्थ भावना से जितना जो कुछ आदमी को कर सकेगा वो जीवन में उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। देखिए, हर किसी को आप भलाई कीजिए तो उसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, वो अदृश्य रहता है, जिसकी किसी जानकारी किसी को भी नहीं रहती। पूरा जीवन हम बिता देंगे भिलाई में, हमको भलाई में, हमको नहीं मालूम हमको कब मिलेगा उसका प्रतिफल। एक जो गीता में कहा गया है ना कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, भगवान कृष्ण ने कहा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर सड़क परिवहन क्षेत्र को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को सड़क परिवहन क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को 18 परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में 3,321 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के चौड़ीकरण और उन्नयन की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। आज एक बड़ी खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आप सबसे साझा करने आया हूं। डबल इंजन की सरकार के जो लाभ है वो छत्तीसगढ़ को लगातार मिल रहा है।
और एक बार फिर आज केंद्र के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा आज विभिन्न 18 परियोजनाओं की प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। लगभग 253.21 किलोमीटर कुल राशि 3,289 करोड़ रुपए के प्रावधानिक किया गया है। आज एक बड़ा सड़क परिवहन के क्षेत्र में भारत सरकार से एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये लगभग 3300 करोड़ रुपए के प्रावधान 2024-25 के लिए किया। कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले आंकड़ों के फेर में लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। हमारी सरकार में हर किसी की शिकायत दर्ज की जा रही है। प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण किया जा रहा है। पीएचक्यू में कई अफसरों के पास वर्कलोड, कुछ अफसर बेकाम। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान, अफसरों के बीच जल्द नए सिरे से कार्य विभाजन होगा। सभी को कार्यों का बराबर अवसर मिले, ऐसा निर्णय लेंगे। सुनवाई नहीं हुआ करती थी पहले। आंकड़ों के चक्कर में लोगों की पीड़ा नहीं सुनी जाती थी। बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही गई है कि पहले लोगों की पीड़ा सुने, आंकड़ों के फेर में नहीं रहना है। ग्रीवेंसेस जितने हैं उनके रिड्रेसल पर काम करें, ये बहुत स्पष्टता के साथ कही जा रही है और इसीलिए थानों में सुनवाई भी है और काम। विधानसभा में मंगलवार को खातेगांव विधायक आशीष गोविंद शर्मा ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से बुधनी से इंदौर रेल लाइन परियोजना के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने और उन्हें कम मुआवजा दिए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से कलेक्टर गाइडलाइन में देवास क्षेत्र में वृद्धि नहीं होने के कारण मुआवजे का आकलन कम दिया गया है। किसान 4 माह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने गुणांक 2 से मुआवजा देने और दोबारा सर्वे कराने की मांग रखी। इस पर राजस्व मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है। क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक पंडित आशीष जी शर्मा ने वर्तमान विधानसभा सत्र के ध्यानाकर्षण के माध्यम से कृषि मंत्री एवं उपस्थित मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में मामला लेकर आए हैं कि भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान लगातार 7 से 8 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बिजवाड़ चौपाटी पर लगातार 4.5 माह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसी तारतम्य में उन्होंने रूट डाइवर्ट, उचित मुआवजा, शासकीय नौकरी और जमीन के बदले जमीन जैसी मुख्य मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित किया है। इसी संबंध में पीड़ित किसान संगठन की तरफ से जो जमीन बचाओ संघर्ष समिति चल रही है, उनके सभी किसानों ने विधायक आशीष जी शर्मा का आभार प्रकट किया है। विधानसभा सत्र में माननीय लोकप्रिय विधायक श्री पंडित आशीष जी शर्मा ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उससे किसान जो धरना पीड़ित बैठे हुए हैं और इंदौर बुधनी रेलवे लाइन के जो पीड़ित हैं, उनके दिल में अत्यंत खुशी की लहर दौड़ गई है और कहीं न कहीं यह उम्मीद जग गई है कि किसानों के साथ अब अन्याय नहीं होगा। जिस प्रकार किसान विगत दिनों में कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी चौहान से मिले हैं और उनका जो महत्वपूर्ण रवैया रहा है, उससे अब किसान लगभग संतुष्टि की ओर हैं। साथ ही कलवार से कालापाटा जो रूट डाइवर्ट की मांग है, वो भी लगातार उठाई जा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय आशीष जी शर्मा का जो सहयोग रहा है वो अभिभूत करने वाला है। हमारे रेलवे पीड़ित इंदौर बुंदी रेल लाइन के संबंध में हमारा धरना चल रहा है बिजवाड़। इस विषय में हमारे आशीष भैया विधायक जी ने जो प्रश्न उठाया विधानसभा में, उनके लिए हम बहुत आभारी हैं। साथ में जो उन्होंने प्रश्न उठाया बहुत अच्छा है कि किसानों के हित में कोई आगे आया है।
ऐसे हमारे विधायक जी हैं जो कम से कम एक किसानों की पीड़ा समझकर इस संबंध में बोले। थोड़ा सा उन्होंने हमारा रूट डाइवर्ट का और दे देते तो अच्छा रहता। 10 किलोमीटर का कलवार घाट से धनतालाब घाट का जो हमारी एक विशेष मांग है, तो हम चाहते कि भैया अगली बार इस नगर परिषद ओमकारेश्वर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत गणेश नगर में ओमकार धाम कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान 23 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ओमकार धाम कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य में काम कर रहे 2 युवक करंट की चपेट में आ गए। वहीं एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चा है सोनू, पिता साजिद, उम्र करीब 22-23 साल है। ये डोरवा का निवासी है। उसको 2 लोग लेके आए थे। जैसा उसके साथी ने बताया कि उस समय पानी में करंट फैला था, इसलिए उसकी डेथ हुई है। शायद 2 लोगों को करंट लगा था, एक की मौत हो गई है। हाँ, एक की मौत हो गई और एक को सिर्फ थोड़ा मामूली से दांत में चोट है। अग्रिम क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे हम पे अभी तहरीर बना के पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस मौके आके देख चुकी है और अब उनके परिवार का इंतजार कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर कोंडागांव पुलिस ने नियमित गश्त के लिए कैंप आरा थाना आमाबेड़ा और थाना ईरा गांव से एसडीओपी फरसगांव के लिए निकले थे। इस दौरान पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 5 किलो के 2 आईईडी बम पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसे तत्काल कोंडागांव पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के मार्गदर्शन में विस्फोट कराकर नष्ट किया गया, जिससे ईरा गांव और आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना होने से रोका गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। पूर्व सैनिकों और निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे परीक्षार्थियों ने मिलकर विकास नगर स्टेडियम में प्लास्टिक की थैलियां और प्लास्टिक की बोतल इत्यादि वस्तुओं को उठाकर साफ सफाई की। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने परीक्षार्थियों को बताया कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग जो अपने छोटे जीवन काल और विघटित होने में कठिनाई के लिए कुख्यात है, एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय है। वे हमारी भूमि को प्रदूषित करते हैं, हमारे जल मार्गों को अवरुद्ध करते हैं और समुद्री जीवन के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करते हैं। प्लास्टिक बैग अपशिष्ट न केवल वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी बाधित करता है। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बुधवार को माखड़ी विकासखंड स्थित बोरन स्थित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नियमित कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, कोई भी छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे और भविष्य का निर्माण किया जा सके। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। खबर बहर से है, जहां पुलिस ने अज्ञात हत्या का खुलासा किया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि युवती किसी अन्य से फोन पर बात करती थी, जिसकी वजह से आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। इसकी शिकायत मृतक के परिजन ने थाने में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। आरोपी से पूछताछ कर उसने बताया कि वो मृतक युवती को पसंद करता था। उसका दूसरे के साथ बातचीत के शक पर उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। 24 को रात्रि 10 बजे शेरपार बैया की रहने वाली संध्या, उम्र 18 वर्ष की, उसके घर के सामने किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी, जिस पर थाना बैहर में अपराध क्रमांक 142/24 धारा 302 आईपीसी कायम कर विवेचना लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतिका संध्या बीएससी प्रथम वर्ष नर्सिंग की छात्रा थी। आरोपी द्वारा मृतिका को जबरदस्ती अपने साथ भगाकर ले जाना चाहता था, जिस पर मृतिका द्वारा मना किए जाने पर आरोपी द्वारा उनके बाएं हाथ से मृतिका के सिर को पकड़कर दाहिने हाथ से उसके गले को रेत करके हत्या कर दी। और मेरे द्वारा जब घटनास्थल देखा गया और चोट के स्वरूप को जब देखा गया तो स्पष्ट निर्देशित किया गया कि ये कोई चतुर, शातिर और चालाक अनुभवी व्यक्ति का द्वारा किया गया कृत्य है और वही निकला।
हमारे थाना प्रभारी रघुवंशी जी अपने एसडीओपी परसवाड़ा जी के कुशल मार्गदर्शन में आज आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देश में 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं। इस नए कानून को लेकर हमारे संवाददाता ने सूरजपुर जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक एमआर आहिरे से बातचीत की। एमआर आहिरे ने नए कानून व्यवस्था के बारे में क्या कुछ जानकारी साझा की, आइए आपको सुनाते हैं। एमआर आहिरे 1995 बैच का डीएसपी भर्ती हुआ है मध्य प्रदेश भोपाल में। तब से लेकर अलग अलग जगहों पे करते हुए अभी वर्तमान में डीआईजी का एसएसपी सूरजपुर का काम देख रहा हूँ और यहाँ करीब 2 फरवरी 2024 से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। सर, ये अपना 3 नए कानून संशोधन हुआ है, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। सरकार, भारत सरकार जिस समय 2019 से इसमें चर्चा करके इस तरीके का एक प्लान बनाया गया जिस तरह से हमारे देश में जो कानून चल रहे थे, हमारे जो स्पेशली पुलिस में हम लोग जो काम करते हैं, इसको भारतीय दंड संहिता बोलते थे, 1861 का बना हुआ। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता थी 1977 था और उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम था। ये बहुत पुराने कानून जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ था, वो जो कानून थे वो अंग्रेजों द्वारा बनाया ऐसा कानून थे जो अपने सरकार को सुरक्षित रखने के लिए, और इसमें दंड का प्रावधान को ज्यादा प्रावधान कर दिया गया। तो सरकार की मंशा अनुरूप जिस ढंग से दंड से न्याय की ओर इस तरीके है, अभी जो नया कानून बना उसमें सबसे पहले जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से उसको जाना जा रहा है, और भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता जो था आईपीसी जिसको बोलते थे, ये भारतीय न्याय संहिता के नाम से इसको जाना है, और साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना है। इसमें किसी चीज का इंडिया शब्द का उपयोग नहीं, जैसे रूप में भारतीय जो शब्द है वो वैसे उस ढंग से ही रहेगा, और दंड से न्याय की ओर अवधारणा को लेके इसमें ये कानून हमको ले जाती है। जैसे सर अपने महिला है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों में कितना फर्क पड़ेगा ये कानून जो संशोधन हुआ उससे? लेकिन जिस समय हम आईपीसी या पुराना भारतीय दंड संहिता पढ़ते थे तो इसमें महिलाओं संबंधी अपराध को अलग अलग भागों में बांटते रहते थे। 375 अलग है, 497 जाकर 498 दहेज के संबंध में था, तो वो अलग अलग जगह के कानून में था। अब सबको समाहित करके एक साथ ला दिया गया, और ये शुरुआती इस क्षेत्र में रखा है। 63 में अभी रेप के केस को रखा है, तो उसी इसमें लेके 79 तक की धाराओं में महिला संबंधी अपराध को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती स्थिति की तरह। इसमें जिस ढंग से ये अम्ब्रेला पैटर्न के रूप में इसमें कानून को हम लेते हैं, जिसमें ये न्याय के तहत हम इसको देखते हैं कि जो अभियुक्त भी होता है इसमें और प्रार्थी दोनों को कवर करके चलती है। पहले दंड का हम बात करते थे, सिर्फ अपराधी को ही दंड दिया जाता था, ऐसा मान के चलते थे। अब ये इस तरीके का दोनों पक्षों को साथ लेकर इस तरीके से चल रहे हैं, तो इसमें महिलाओं को भी, बच्चों को भी, वृद्धों को और समाज के सभी वर्ग के लोगों के हित में ये कानून है, और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम सामने जरूर आएंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश के वासियों को नए कानून जो संशोधन हुए हैं, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नया कानून बहुत ही अच्छा कानून बना है, और इसमें क्योंकि अभी 1 जुलाई से ये लागू हुआ है, इसके परिणाम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी पुलिस के द्वारा एफआईआर किया जा रहा है। एफआईआर होने के बाद ये जब चार्जशीट पुटअप होगा, कोर्ट में होगा, तो जितने भी चेंजेस हैं इसको प्रभाव में आने में, इसका जो परिणाम है आएगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा कानून है। देश में, हमारे भारत देश में, स्वतंत्र भारत में हमारे द्वारा बनाए हुए, हमारे लोगों के लिए, मतलब भारत के द्वारा बनाया हुआ, भारत की जनता के लिए ये सारे कानून हैं, तो हम लोगों के लिए इसकी बहुत खुशी भी है, और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।